What is that? Run! Get back! It's dark magic! Save yourselves! सोचिए, इतिहास में कुछ विचारों पर पाबंदी इसलिए नहीं लगाई गई क्योंकि वो झूठे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों ने सच मानने लगे थे। आज हम एक ऐसे ही काले जादू के अनुष्ठान की कहानी में उतर रहे हैं जिसे कानून ने रोका। इसलिए नहीं कि वो काम नहीं करता था, बल्कि इसलिए क्योंकि समाज को यकीन हो गया था कि वो काम करता है। तो आज हम जिस चीज की गहराई में उतर रहे हैं वो है मेलेफिसियम नाम का एक मध्ययुगीन अनुष्ठान जी। और उसे गैर कानूनी क्यों बनाया गया, इसकी हैरान कर देने वाली असली वजह। हमारे स्रोत कुछ पुराने कानूनी दस्तावेज और मेलेफिसियम वे अनुष्ठान जिन्होंने कानून तोड़ा नाम का एक विश्लेषण है। और हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक विश्वास एक डर में बदला और वो डर इतना शक्तिशाली हो गया कि सरकारों को उसे कुचलना पड़ा। इस कहानी को समझने के लिए हमें उस दौर की दुनिया में चलना होगा, एक ऐसी दुनिया जहां मतलब आज जैसी कोई कानूनी व्यवस्था या विज्ञान था ही नहीं। अच्छा, दवा और जादू के बीच की जो लकीर थी वो बहुत धुंधली थी। कब कोई प्रार्थना अनुष्ठान बन जाती थी और कब कोई जड़ी बूटी जहर, ये कहना मुश्किल था। तो मनोविज्ञान और क्या कहते हैं बुरी आत्माओं के असर में भी कोई फर्क नहीं समझा जाता था। बिल्कुल कोई फर्क नहीं। मतलब ये कोई छिपी हुई बात नहीं थी। ऐसा नहीं था कि कुछ लोग गुफाओं में छुपकर ये सब कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। जादू समाज का एक खुला हिस्सा था। राजा महाराजा ज्योतिषियों और रहस्यवादियों से सलाह लेते थे। सैनिक अपनी ढाल पर सुरक्षा के ताबीज पहनते थे। यहाँ तक कि अदालतें भी जादूगरों की बातें सुनती थी। हाँ, कभी कभी उनकी गवाही भी सुनी जाती थी। ये समाज में रचा बसा हुआ था। लेकिन इन सभी आम प्रथाओं के बीच कुछ ऐसे अनुष्ठान थे जिनसे शासकों की रूह कांपती थी। अच्छा, वो अनुष्ठान जिनका मकसद सिर्फ किसी एक इंसान को नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाना, समाज को नियंत्रित करना या डर फैलाना था। और यहीं पर मध्ययुगीन यूरोप के कानूनी रिकॉर्ड्स में एक शब्द बार बार सामने आता है, मेलेफिसियम। जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा इसका मतलब होगा कोई जादू टोना या हाथ की सफाई, लेकिन ऐसा नहीं है ना? नहीं, ये शब्द बहुत ज्यादा गंभीर था। इसका मतलब कोई भ्रम या चालबाजी नहीं था। इसका सीधा मतलब था जानबूझकर किया गया अलौकिक नुकसान। अलौकिक नुकसान, जी। और इसके जो कथित प्रभाव थे वो आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। अचानक किसी का बीमार पड़ जाना, हंसते खेलते इंसान का पागल हो जाना, फसलों का बर्बाद होना, हाँ, लहलहाती फसलों का रातों रात बर्बाद हो जाना, बांझपन और सबसे डरावना बिना किसी स्पष्ट कारण के मौत हो जाना। लेकिन ऐसे तो कई अनुष्ठान रहे होंगे। मेलेफिसियम में ऐसा क्या खास था कि सरकारों को इसमें दखल देना पड़ा? यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। जो बात मेलेफिसियम को दूसरों से अलग बनाती थी वो खुद वो अनुष्ठान नहीं था। तो फिर क्या था? बल्कि उसकी मनोवैज्ञानिक पहुंच थी। उसकी ताकत लोगों के दिमाग में थी। बड़े पैमाने पर होने वाला उदाहरण था। एक मिनट, मतलब सिर्फ शक की वजह से पूरे के पूरे गांव तबाह हो रहे थे? बिल्कुल। सिर्फ एक अफवाह या एक आरोप किसी भी महामारी से ज्यादा तेजी से फैलता था। इसने समाज के ताने बाने को तोड़ना शुरू कर दिया। ये एक ऐसा मानसिक संक्रमण था जिसकी कोई दवा नहीं थी। और फिर 14वीं और 15वीं शताब्दी में, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये चिंगारी आग में बदल गई। हानिकारक अनुष्ठानों में ये विश्वास अब सिर्फ व्यक्तिगत डर नहीं रहा, ये एक सामाजिक संकट बन गया था। पड़ोसियों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया और डर के मारे लोगों से ऐसे गुनाह कबूल करवाए गए जो शायद उन्होंने किए भी नहीं थे। सही कहा। पूरे के पूरे गांव एक अजीब से वहम और डर के माहौल में जीने लगे, जहां हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देख रहा था। और इसने उस समय के अधिकारियों को एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में डाल दिया। कैसे? वे एक ऐसी सच्चाई का सामना कर रहे थे जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। वे ना तो उस अनुष्ठान को नियंत्रित कर सकते थे और ना ही उसके डर को। और यही असली समस्या थी। अच्छा। देखिए, जादू को साबित करना या गलत साबित करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन वो डर तो असली था, वो दिखाई दे रहा था। और डर जादू के विपरीत सीधे सीधे कानून की बुनियाद पर हमला करता है। ये बात बहुत गहरी है। मतलब अगर लोग अदालतों से ज्यादा किसी के शराब पे भरोसा करने लगें तो पूरी व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। क्या यही मुख्य डर था? वही मुख्य डर था। जब लोग कानून से ज्यादा किसी अनदेखे डर पर यकीन करने लगते हैं तो व्यवस्था का चलना नामुमकिन हो जाता है। सही बात है। आप एक अपराधी को जेल में डाल सकते हैं, लेकिन आप लोगों के मन में बैठे डर को कैसे गिरफ्तार करेंगे? तो सरकार ने पहला कदम उठाया।
और ये कदम It's dark magic, save बहुत ही yourselves! चौंकाने वाला है। जी मैलिफिसियम पर सबसे पहला प्रतिबंध किसी धार्मिक किताब या फरमान में नहीं आया, बल्कि सीधे सीधे कानूनी संहिताओं में आया। हाँ, पवित्र रोमन साम्राज्य, फ्रांस का साम्राज्य और यूरोप के कई शहर राज्यों ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो ये एक धार्मिक मुद्दा नहीं रहा, ये एक कानूनी मुद्दा बन गया। बिल्कुल, और इसी कानूनी कदम में असली राज छिपा है। क्या राज? मैलिफिसियम को धर्म विरोध ये ईशनिंदा के तौर पर अपराधी नहीं बनाया गया, उसे सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा माना गया। रुकिए, मतलब ये पाप What is या that? अधर्म के John, बारे में get नहीं back! था, ये तो नागरिक अशांति के बारे में था, magic, save yourselves! जैसे किसी दंगे को गैरकानूनी घोषित करना। बिल्कुल सही। कानून ये नहीं कह रहा था कि जादू असली है, तो वो क्या कह रहा था? कानून ये कह रहा था कि इस पर विश्वास करना इतना शक्तिशाली और खतरनाक है कि इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। अच्छा, सरकार जादू टोने से नहीं डर रही थी, वो अपने ही नागरिकों के अटूट विश्वास की ताकत से डर रही थी। और जब हम अदालतों के पुराने रिकॉर्ड्स को देखते हैं तो कहानी और भी अजीब हो जाती है। हाँ, कई आरोपी जिन्हें मेलिफिसियम करने के लिए पकड़ा गया What is था, that? John, उन्होंने get बिना back! किसी जोर जबरदस्ती या यातना It's के dark magic, अपना save गुनाह कबूल कर yourselves! लिया। वे सच में मानते थे कि उन्होंने जो किया वो काम करता है। वो खुद मानते थे। हाँ, और उन्होंने अपने अनुष्ठानों के बारे में विस्तार से बताया भी। हमारे स्रोतों में एक मामला दर्ज है जहां एक महिला ने कबूल किया कि उसने अपने पड़ोसी की गाय को सुखाने के लिए सिर्फ उसका नाम मिट्टी के एक बर्तन पर लिखकर उसे अपने चूल्हे के पीछे रख दिया था। और उसे कोई पछतावा नहीं था। कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि जब वो गाय सचमुच बीमार पड़ गई तो उसे पूरा यकीन हो गया कि उसकी शक्ति असली है। वो मानती थी कि उसने सच में ऐसा किया है। ये तो कमाल है। मतलब वो खुद भी अपने किए पर यकीन करते थे और उनके अनुष्ठान भी कोई बहुत जटिल नहीं थे। नहीं, बिल्कुल What नहीं। is that? किसी का John, नाम get लिख के back! जला देना, किसी के It's खिलाफ dark अपनी magic, इच्छा को save बार-बार yourselves! दोहराना या वो किसी से जुड़ी चीज को कहीं गाड़ देना, ये तो बहुत ही सामान्य चीजें हैं। और यहीं पर सरकार ने उस पैटर्न को पकड़ा जो सबसे ज्यादा खतरनाक था। क्या पैटर्न था वो? What is उन्होंने that? देखा John, कि ये get back! अनुष्ठान सिर्फ वही काम करता It's था dark magic, जहां इसके save प्रति yourselves! गहरा विश्वास और डर पहले से मौजूद था। अच्छा, जिन समुदायों में लोग इससे डरते थे वहां इसके भयानक प्रभाव दिखते थे, लेकिन जहां लोग इस पर हंसते थे या विश्वास नहीं करते थे वहां कुछ नहीं होता था। तो इसका मतलब ये कोई जादुई अनुष्ठान नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक ट्रिगर था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अनुष्ठान तो बस उस डर को पहुंचाने का एक जरिया था। जी हाँ, और इससे एक बहुत ही खतरनाक निष्कर्ष निकला। ये अनुष्ठान सीधे सीधे इंसानी दिमाग को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता था। एक हथियार की तरह। इसकी शक्ति किसी आत्मा या देवता से नहीं आ रही थी, बल्कि सुनने वाले के अपने डर What is और that? विश्वास से आ John, रही get थी। back! तो फिर ये जो आम धारणा है कि सरकारों ने अंधविश्वासी होने के कारण या जादू में विश्वास के कारण इन अनुष्ठानों पर प्रतिबंध लगाया, वो तो पूरी तरह से गलत निकली। पूरी तरह से। असली कारण कहीं ज्यादा व्यवहारिक और सच कहूं तो कहीं ज्यादा डरावने थे। जैसे कि पहला, डर बेकाबू होकर फैल रहा था। दूसरा, आरोपों ने सबूतों की जगह ले ली थी। अदालत में ये साबित करने की जरूरत नहीं थी बस कि आपने कुछ किया है, बस किसी का आप पर इल्जाम लगा देना ही काफी था। और तीसरा, और सबसे महत्वपूर्ण कारण, सत्ता धीरे धीरे कानून के हाथों से What is that? निकलकर John, get विश्वास back! के हाथों में जा रही थी। जब It's लोग dark किसी magic, अनदेखे save नुकसान yourselves! जैसे किसी के श्राप से डरने लगते हैं तो वे देखी दिखाई व्यवस्थाओं पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। बिल्कुल। वे पुलिस, अदालत और सरकार पर यकीन खो देते हैं, और जब ऐसा होता है तो सत्ता का पतन शुरू हो जाता है। इसलिए सरकारों ने एक ऐसा कदम उठाया जो आज हमें अजीब लग सकता है। उन्होंने अनुष्ठान पर नहीं बल्कि उसके विचार पर ही प्रतिबंध लगा दिया। ये एक तरह से विचार को ही अपराध घोषित करने जैसा था, क्योंकि विचार ही असली हथियार था। लेकिन किसी विचार पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करना ये तो कभी काम नहीं करता है ना? नहीं करता। इसका तो उल्टा ही असर हुआ होगा। John, get और back! वही हुआ। इस प्रतिबंध का एक अनअपेक्षित परिणाम निकला। प्रतिबंधों ने अनुष्ठानों को मिटाया नहीं, बल्कि चर्चा को मिटा दिया। सही कहा, ज्ञान नष्ट नहीं हुआ, वो बस जमीन के नीचे चला गया, भूमिगत हो गया। और अच्छा, जो लोग इसे करते थे उन्होंने सार्वजनिक रूप से सिखाना बंद कर दिया। इससे जुड़ी किताबें या तो छिपा दी गईं या उन्हें ऐसी सांकेतिक भाषा में बदल दिया गया जिसे सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही समझ सकें। नतीजा ये हुआ कि अनुष्ठान और भी शांत और ज्यादा रहस्यमयी हो गए। और शायद पहले से भी ज्यादा भयावह। जो चीज सबके सामने थी अब वो राज के अंधेरे में चली गई। और इसकी गूंज हमें आज की आधुनिक दुनिया में भी सुनाई देती है।
आज भी। हाँ, आज भी कई देशों में ऐसे कानून मौजूद हैं जो हानिकारक तांत्रिक प्रथाओं, अनुष्ठान आधारित धमकी और विश्वास के जरिए मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के खिलाफ हैं। हाँ, बेशक आज के कानून काला जादू या मेलेफिसियम जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सही कहा, भाषा बदल गई है। अब वे मनोवैज्ञानिक नुकसान, मतलब साइकोलॉजिकल हार्म, धोखाधड़ी, उत्पीड़न या जबरदस्ती नियंत्रण, कोअसिव कंट्रोल जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। लेकिन चिंता की जड़ वही है, किसी के विश्वास को उसी के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके उसे नुकसान पहुंचाना। बिल्कुल। तो शायद हमें अपना सवाल ही बदल देना चाहिए, ये पूछने के बजाय कि क्या वो अनुष्ठान असली था, हमें ये पूछना चाहिए क्या उसका असर असली था। बिल्कुल, और इतिहास और हमारे स्रोतों के आधार पर इसका जवाब है हाँ, 100%। 100%। जब विश्वास को एक व्यवस्थित तरीके से बार बार दोहराया जाता है और उसमें डर मिला दिया जाता है, तो ये वास्तविक ठोस नुकसान पहुंचा सकता है। तो उस अनुष्ठान को काम करने के लिए किसी अलौकिक शक्ति की जरूरत नहीं थी। नहीं, उसे सिर्फ एक चीज की जरूरत थी, निश्चितता। लोगों का ये अटूट विश्वास कि ये काम करेगा ही करेगा। तो आखिर में इस अनुष्ठान पर प्रतिबंध इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि ये किसी भूत प्रेत या बुरी आत्मा को बुलाता था, बल्कि इसलिए लगाया गया क्योंकि इसने इंसान के अपने ही विश्वास को उसके खिलाफ एक हथियार में बदल दिया था। और ये किसी भी भूत प्रेत से ज्यादा डरावना है। ये हाँ, ये एक बहुत गहरा विचार है। सरकारें सेनाओं से लड़ सकती हैं, वे विचारधाराओं से लड़ सकती हैं, लेकिन वे उस डर से लड़ने में हमेशा संघर्ष करती हैं जिसे लोग अपने अंदर, अपने मन में लेकर चलते हैं। और शायद यही कारण है कि इस अनुष्ठान को कभी पूरी तरह हराया नहीं गया, बस चुप करा दिया गया। अंत में ये अंधविश्वास का मामला नहीं था, ये जोखिम प्रबंधन का मामला था, रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा। जब किसी समाज में लोगों का विश्वास कानून से ज्यादा मजबूत हो जाता है, तो सत्ता ढह जाती है। हमारे स्रोत इस पूरी कहानी को एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्य के साथ समाप्त करते हैं। कुछ अनुष्ठानों पर इसलिए प्रतिबंध नहीं लगाया गया क्योंकि वे विफल रहे, बल्कि इसलिए कि वे वहां काम करते थे जहां सरकारें नहीं कर सकती थीं।